हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला। मैंने आज एक वॉइस नोट डाला था कपड़ों के तंत्र के बारे में और फिर मैंने उसकी पिक भी भेजी थी। तो कुछ समस्याएं आप लोगों को थी, तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं इसके माध्यम से आप लोग से जुड़ रही हूँ। आज से धीरे धीरे मैं इसको आगे ही बढ़ाती रहूँगी। तो मैंने जब ये पिक्चर्स डाली थी ना, तो इस पर बड़े मैसेज आए कि जो है ये कहाँ का है, क्या है। तो ये मैं बता दूँ, ये यूपी बोर्ड की बुक है और यूपी बोर्ड में यही बुक चलती है। ठीक है, क्लास 9 की 10th की 11th 12th में यही वाली बुक चलती हैं। तो ये मैंने वहीं से उठाया है और इसके बाद मैंने इसी से क्वेश्चन भी दिए थे। तो जो है उस क्वेश्चन पे बहुत से जो है समझ में फेर हो गई थी। तो उसको मैंने जहाँ तक हो सका मैंने ग्रुप पे अपने जो है उसका डिस्कस किया है फिर भी, और फिर मैंने गूगल भी किया और उस पर भी सर्च किया, सब सही था। क्योंकि ये जो किताब है ये 2020 संस्करण की है, इसलिए इसमें सारी जानकारी नहीं है। फिर भी कहीं से कोई समस्या अगर आती है तो आप लोग उसके हिसाब से देख लेना और फिर मुझे बताना कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, चलो पहले शुरू करते हैं। कपड़ों के तंतुओं का आकार कितना होता है? 2 प्रकार का होता है, लघु आकार और दीर्घ आकार। ठीक है, लघु आकार का एक ही होता है, दीर्घ आकार के 2 होते हैं, एक रेशीय तंतु और बहुरेशीय तंतु। एक रेशीय मतलब तंतु होते हैं एक रेशे वाले। लघु आकार के तंतु जो 2.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के होते हैं, ये लघु आकार के होते हैं। और जो बड़े यानी दीर्घाकार के होते हैं ये मीटर में नापे जाते हैं, इनकी लंबाई मीटर में होती है। एक रेशीय तंतु, इससे बने वस्त्र मोटे और मजबूत होते हैं और मुलायम भी होते हैं। बहुरेशीय तंतु दीर्घाकार तंतुओं के बने होते हैं। आकार की संख्या तंतुओं की इसमें ज़्यादा होती है, ऐंठन भी ज़्यादा होती है। धागे आकर्षण, कोमल और सुंदर चमकदार होते हैं। तंतुओं के गुण क्या क्या होते हैं? नमी व पसीने सोखने का गुण, त्वचा को शीतलता प्रदान करने का, वस्त्रों में दृढ़ता लाने वाला यानी मजबूती लाने वाला, खिंचाव व तनाव सहन करने की पर्याप्त शक्ति हो, कोमल व आरामदायक व सुख प्रदान करने वाला। सुख मतलब अच्छा लगे, पहनने में अच्छा लगे। कोमल व आरामदायक सुख प्रदान करने वाला। चमक तथा कांति युक्त हो, चमक मतलब शाइनिंग हो, कांति युक्त मतलब साफ लगे, देखने में अच्छा लगे। एक दूसरे से धागे सटे भी हों और पृथक भी हों, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ धागे सट जाए और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ धागे अलग हो जाएं। ठीक है, तंतुओं का सूक्ष्म होना भी उनका गुण आवश्यक है, और जो उनका सूक्ष्म मतलब छोटा, और जो तंतु लंबे होते हैं वो भी आवश्यक। कहीं कहीं छोटे तंतु से बुनाई होती है और कहीं कहीं बड़े तंतु से। अब तंतु कितने प्रकार के होते हैं? जानवर के, प्राकृतिक, खनिज, कृत्रिम, एस्बेस्टस, सोने चांदी, रासायनिक। जानवर वाले तंतु को एंट्रिक तंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्रिक तंतु। इसको नोट करना, जरूर से नोट करना। जानवरों के द्वारा जो तंतु बनते हैं उनको एक एंट्रिक तंतु भी कहते हैं। ये भी कहीं नहीं पढ़ा होगा अभी इसको, इसीलिए मैंने ये आज क्वेश्चन में नहीं डाला। अगर मैं क्वेश्चन में इसको डालती तो आप लोग बोलते ये कहाँ है, ये कहाँ से आ गया। लेकिन मैं बता दूं कि जितनी चीज़ें नहीं आ रही हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं उसको आप लोगों को बता दूँ। अब प्राकृतिक साधन तो आप जान रहे हो, कपास, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, रेमी, लीलन। ठीक है, ये सारे प्राकृतिक में आ गए। अब खनिज द्वारा निर्मित मतलब सोना, चांदी, एस्बेस्टस, ये सब हो गया। सोने चांदी से महंगे कपड़ों में कढ़ाई होती है, इसको जरी वगैरह जो बोलते हैं, जिसको अंबानी वाले जो है सब लोग घर वाले पहनते हैं। और हम लोग तो बस जरी के धागे से ही संतुष्टि ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास वही हो सकता है, हम लोग सोना चांदी नहीं पहन सकते। आँख नाक कान गले में मिल जाए बड़ी बात है। ठीक है, एस्बेस्टस एक ऐसा कपड़ा है जिसके द्वारा आगरोधी सिनेमा घर यानी पिक्चर की जो पर्दे बनते हैं, जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं उसके पर्दे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये सब एस्बेस्टस से तैयार होते हैं। रासायनिक
रासायनिक साधन बांस अथवा लकड़ी की लुगदी को रासायनिक पदार्थों में मिलाकर मशीन से तैयार किया जाता है। ये रासायनिक है। कृत्रिम है टेरेलिन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्लिन। ये से नायलॉन बताया था ना आज कि 4 गैसों को मिला के, आज मैंने ग्रुप में वॉइस नोट में डाला था, 4 गैसों को मिला के इसको पहले खूब बढ़िया से मिलाया जाता है। इसको जब खूब ये मिला के खूब गर्म पानी में इसको डाल दिया जाता है, तब ये जम जाता है और जमने के बाद फिर पिघला कर इसको इससे रेसे बनाए जाते हैं। ठीक। तंतुओं के प्रकार, तंतुओं के 2 प्रकार होते हैं। तंतुओं के प्रकार कितने होते हैं? तंतु के प्रकार 2 होते हैं। एक प्राकृतिक तंतु होते हैं जो प्राणिज जगत से पाए जाते हैं, और एक अप्राकृतिक होते हैं जो बनावटी होते हैं, किसी भी तरीके से बना लिए जाएं। ऊन, रेशम जीव जंतु द्वारा प्राप्त होते हैं, और जो है वो सारे जो है अपने कोई उससे गैस से, कोई किसी मिलावट से, कोई मांस की लुगदी से, तो ये सब अप्राकृतिक का मतलब ये नहीं है कि अब बांस की लुगदी तो हम नहीं बना सकते, लेकिन इसमें कुछ और मिलावट करके बना दिया जाता है, तो ये इस तरह से हो जाते हैं कि जो है तंतुओं के कितने प्रकार हो गए? एक हो गया जानवरों द्वारा, दूसरा है प्राकृतिक साधनों द्वारा, तीसरा है कृत्रिम द्वारा, चौथा है सोने चांदी द्वारा, पांचवा है एवेस्टस। देखो मैंने इधर बता दिया है 7 प्रकार के फाइबर होते हैं, 7 प्रकार के तंतु होते हैं, किस किस तरह से बनते हैं। अब तंतु के प्रकार, प्राकृतिक तंतु में क्या आता है? रेशम आता है, रेशम आता है और ऊन आता है। क्यों? क्योंकि रेशम और ऊन ये प्राकृतिक मतलब जानवर से मिलते हैं। रेशम कीड़े से मिलता है, बॉम्बिक्स मोरी से मिलता है, और ये रेशम तैयार करता है, धागा तैयार करता है, जिसको रेशम कहा जाता है। रेशम 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा रेशम होता है? मूंगा, टसर, अरंडी। कौन कौन सा होता है? मूंगा, टसर, अरंडी। इसमें 2 दिया है, लेकिन पहले मैंने भी एक क्वेश्चन कराया था टेलीग्राम पर, उसमें मैंने 2 ही दे रखा था, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि नहीं 2 नहीं 3 होता है, तो मैंने बाद में उस क्वेश्चन को सही कर दिया है। जिसने नहीं किया हो टेलीग्राम पर, जो नहीं गया हो वो जाकर टेलीग्राम पे जुड़ सकता है। डेली में आज तो मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए, 10 सुबह में करा दिए, 10 शाम को करा दिए, तो 20 क्वेश्चन करा दिए। 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब उत्पादी रेशम क्या होता है? एक स्वनिर्मित रेशम है जो घटिया तरह का। घटिया क्यों? आक के पत्तों पर जो कीड़े, आक समझ रहे हो ना? आक मतलब होता है मदार। मदार मतलब जो भगवान को, शंकर भगवान को जो फूल चढ़ाए जाते हैं सफ़ेद रंग के मदार के, उसको बोलते हैं आक। तो उस पर भी कीड़े होते हैं। कभी आप ऐसी जगह देखो कि बरसात के टाइम में मदार के पत्तों को इस तरह से कीड़े खा लेते हैं कि उसमें कुछ रह ही नहीं जाता है। तो वो जो होते हैं ना, वो 3rd क्लास का रेशम, मतलब एकदम बेकार रेशम होता है। उससे जो है जो कीड़े बनते हैं, कीड़े रहते हैं जो बनाते हैं रेशम, उसको खराब रेशम बोलते हैं। ठीक है। उसी से मूंगा भी बनता है, उसी से टसर भी बनता है। मूंगा और टसर उसी से बनता है। उत्पादित रेशम जो ये हमारे बॉम्बिक्स मोरी होते हैं, जो सहतूत पे रहते हैं, सहतूत की पत्तियों को खा के बनाते हैं, ये उत्पादित होते हैं। इनको पाला जाता है। पाला तो टसर को भी जाता है, पाला तो आग के वाले को भी जाता है, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी का रेशम है वो सहतूत वाला है। अब रेशम के तंतु सूक्ष्मदर्शी विशेषताएं क्या होती हैं? अगर इसको अणुवीक्षण मतलब समझते हैं माइक्रोस्कोप द्वारा अगर इसको देखा जाता है, माइक्रोस्कोप द्वारा अगर इसको देखा जाता है, तो ये चिकने, लंबाई में एक से मोटा, एक सा पतला, जो भी होता है एक जैसा लगता है। रेशम के तंतु इसको पहनने से गर्मी लगती है, क्योंकि ये शरीर के ताप को बहुत मात्रा में बाहर निकाल नहीं पाता है। ताप का प्रभाव, गर्म पानी, तेज धूप और तेज प्रेस यानी आयरन से तंतु कमज़ोर हो जाते हैं। ताप सहन करने की क्षमता कम होती है। हवा से भी ये जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि हवा में नमी होती है या हवा में कड़कपन होता है। जब गर्मी की हवा होती है तो उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, तो उससे, या बरसात की हवा जिसमें नमी रहती है, उससे रेशम खराब हो जाता है।
अम्ल के प्रभाव से उतना समस्या नहीं होती है, क्योंकि अम्ल के प्रभाव से इस पर चमक आती है, लेकिन क्षार के प्रभाव से ये खराब हो जाता है। सिकुड़न, गीले होने पर तंतु ना ही फैलता है ना ही सिकुड़ता है। जब गीला रहता है तो ना फैले, इसमें इलास्टिसिटी तो होती नहीं है तो फैलेगा नहीं, इसलिए सीधी सी बात है। रंगों का प्रभाव अच्छा है, जल्दी चढ़ता है, लेकिन धूप वगैरह लगते रंग उड़ जाता है। और रेशम पे अगर धुलाई किया जाए, ड्राई वॉश ना किया जाए तो रेशम धुलने पे कलर छोड़ता है। ठीक है। रगड़ने पर चमक नष्ट हो जाती है, रेशम कट भी जाता है। रेशम, असली रेशम में सलवटें नहीं पड़ती हैं। सज्जी के में उबालने पर रेशम घुल, सज्जी एक घोल है, उस पर उबालने पे रेशम गल जाता है। असली रेशम जलने पर बाल से गंधक आती है, लेकिन वो बाल जैसे हमारा बाल जलाओ थोड़ा तेज महकता है, उतना तेज नहीं महकता लेकिन महकता है। जलाने पर रेशम की जब जला दो तो आगे रेशे पर गोली बनती है काले काले कलर की। अब वानस्पतिक तंतुओं से बने वस्त्र कपास हैं, कपास हो गया, लीलन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये सब वानस्पतिक जगत के हैं। कपास क्या है? कपास पे ही मर्सराइजिंग होता है। क्वेश्चन आया था अभी को ग्रुप पर, मर्सराइजिंग भी कपास में ही होता है, ताकि कपड़े कड़े रहें, सलवटें कम पड़े। अगर आयरन हल्का भी हो जाए तो काम चल जाए। अगर जो है उस पर हम रिवाइव का प्रयोग नहीं करते, यानी माड़ का प्रयोग नहीं करते, चाहे वो चावल द्वारा, चाहे वो मैदे द्वारा, चाहे वो अरारोट द्वारा, तो उस पर उतनी समस्या ना हो, एकदम माड़ के लिए आवश्यक ना हो, बिना माड़ के भी चल जाए। ठीक है। आगे आगे ऊन को देख लो। ऊन, प्रथम श्रेणी का ऊन कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया में मोरिनो जात की भेड़ पाई जाती है, उसका ऊन प्रथम श्रेणी का होता है। द्वितीय श्रेणी का ऊन जो होता है वो चिकना होता है और मजबूत होता है। चिकना और मजबूत होता है, 5 से 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। तुर्किस्तान में अंगोरा बकरी तथा कश्मीर व तिब्बत बकरियों को भी उत्तम श्रेणी का ऊन माना जाता है, जिसे पश्मीना कहते हैं। यह बहुत ही हल्का, मुलायम और नाजुक होता है और गर्माहट देने वाला होता है। ये सब मैं विस्तृत रूप से आपको पढ़ाऊंगी जब मैं ऊन पढ़ाऊंगी तब, या जब मैं लिलन और ये सब पढ़ाऊंगी तब। अभी ये मैं जो चैप्टर आपको भेजी थी उस चैप्टर का ये सारांश है, उस बुक का है। ठीक है, इसलिए मैं इसमें उतना ज़्यादा लेके नहीं चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ जितना इसमें है उसको अच्छे से समझाने की। आप लोग को जो समस्या होगी बताना। तृतीय श्रेणी का ऊन, इनके रेशे कड़े मोटे होते हैं, ये कम पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 10 से 45 सेंटीमीटर होती है, ये ऊन उतने मजबूत नहीं होते। चतुर्थ श्रेणी का ऊन 40 सेंटीमीटर तक का होता है। इस श्रेणी की भेड़ों से मिली जुली जातियों से प्राप्त होता है, यह कम मजबूत होता है, इससे बनी ऊन कड़ी होती है। इससे एकदम नीचे के तबके के कपड़े तैयार किए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऊन की विशेषताएं, ऊन के तंतु अनुदैर्घ्य रूप से खुरदुरे होते हैं, मतलब जब इसको ऐसे ध्यान से देखा जाए तो खुरदुरापन रहता है। ठीक है। ऊपरी सतह के पत्तों के आकार के आड़ेपन, जैसे टीवी में प्रचार आता है बाल का, तो कोई तेल की प्रचार देखो तो बिल्कुल जड़ से दिखाते, तो कैसे ऐसे रूखा रूखा दिखाते हैं, फिर जब तेल डालते हैं तो बिल्कुल चिकना हो जाता है। तो जो रूखा रूखा वाला दिखाते हैं ना, वही ऊन का, बाल का हमारे असली टेक्सचर होता है। ऊन ताप संवाहक, उनका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्यों? क्योंकि वो गर्मी देता है, इसलिए गर्मी का कुचालक होता है। यह शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए सर्दियों के मौसम में ऊन नहीं पहनता। ताप का प्रभाव अधिक प्रेस करने से गर्म से ऊन के तंतु खराब हो जाते हैं, वैसे प्रेस नहीं किया था ऊन को। ठीक है। धूप का प्रभाव, धूप के प्रभाव से इनका रंग उड़ने लगता है और इनके तंतु फूल जाते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा प्रभाव धूप का भी नहीं पड़ता है। रगड़ने का प्रभाव, इनके रगड़ने से ऊपर रोएं निकल आते हैं, देखते ना गोल गोल रोएं हो जाते हैं, फिर बाद में साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, तो वो रगड़ की वजह से हो जाते हैं। बोलते हैं कि स्वेटर अगर अच्छा है तो पहन के सोना नहीं चाहिए, इसलिए। रंगों का प्रभाव, रंग का प्रभाव, इनके रंग शीघ्रता से चढ़ते हैं और ये रंग पक्के ही होते हैं, जल्दी छूटते नहीं हैं। नमी का प्रभाव, नमी, ऊन 30% तक नमी सोखता है। ठीक है। अपने अंदर ये पानी को छिपा लेता है और महसूस भी नहीं होता। अम्ल का प्रभाव, अम्ल के हल्के घोल से खराब नहीं होता है, ज़्यादा घोल नुकसान करता है। क्षार के प्रभाव से ये हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ये गल सकता है, कट सकता है। कीड़े मकोड़े ऊन में
बंद कर दो तो लग जाते हैं अगर ध्यान न दिया जाए तो। ऊन के वस्त्रों के विशेष प्रकार क्या क्या है? वस्ट्रेड ऊन, जिसमें अधिक लंबाई के रेशे में प्रयोग में लाया जाता है। कंघी के द्वारा लंबे रेशों को समांतर किया जाता है तथा ऐंठन के धागे और पतले चिकने बनाए जाते हैं ऐंठन के द्वारा से। वजन में ये हल्के होते हैं। ओवरकोट, चेस्टर, गर्म सूट, लेडीज कोट, शॉल, ये सब इससे बनते हैं। और दूसरे हैं रोएदार वस्त्र यानी फेदर क्लॉथ। इससे निर्मित वस्त्र गर्म रोएदार होते हैं। इसके लिए छोटे रेशों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें सीधा कर हल्की सी बटाई की जाती है और धागों को ढीला ढाला बांट कर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा। ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? इनको जब बक्से में या ट्रंक में बंद किया जाए तो इसमें नेपथलीन बॉल यानी फुनैन की गोली डाली जाए। सर्दी के मौसम के पश्चात जब इसको निकाला जाए तो धूप दिखाकर उपयोग किया जाए और जब रखा जाए तो अच्छे से साफ करके धूप दिखा के और इसमें गोलियां डाल के रखी जाएं। नीम की पत्तियां भी डाली जा सकती हैं। अलमारी अथवा बॉक्स में कोई सुराख वगैरह अगर हो तो उसको बंद कर देना चाहिए। बरसात और नमी युक्त समय में इसको बचाना चाहिए। खाने की कोई सामग्री गिरनी नहीं चाहिए, अगर गिर जाए तो साफ कर दो। ऊनी वस्त्रों को जेंटल यानी जैसे आजकल इजी आता है इस सब से धुलो। रंगों का प्रभाव। रंग ऊन व रेशम के समान रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ता, लेकिन चढ़ता है तो पक्का होता है। रेशम का तो उतर जाता है लेकिन ऊन का पक्का होता है। अम्ल का प्रभाव। अम्ल का प्रभाव बुरा पड़ता है, सूती वस्त्र पर बुरा पड़ता है लेकिन ऊनी वस्त्र पर बुरा नहीं पड़ता। ऊनी वस्त्र पर क्षार का प्रभाव बुरा पड़ता है। कीड़ों का प्रभाव बहुत पड़ता है किस पर? ऊनी वस्त्र पर। ठीक है, अब लीलन आ जाओ। लीलन को पता है राजसी वस्त्र बोलते हैं। लीलन को राजसी वस्त्र बोलते हैं। सन के पौधे से प्राप्त होता है। सन के पौधे के क्या बोलते हैं? फ्लैक्स बोलते हैं। ठीक, मिस्र में इसका उत्पादन सबसे पहले हुआ था। लीलन तंतु की विशेषता ताप संवाहक है। शरीर से वाष्प बाहर निकलता है। इसको ये लगता है पहनने के बाद कि ठंडा महसूस हो रहा है। नमी का प्रभाव। नमी सोखता है, गीला होने पर भारी किंतु मजबूत बनाता है। ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा नमी सोखता है। पहला कॉटन, दूसरा लीलन। वानस्पतिक जगत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ये पानी सोखता है। ताप अधिक नहीं सह सकता है। रंग का प्रभाव। रंग देर से चढ़ता है, कुछ समय बाद फीका भी पड़ जाता है। इन पर कीड़े मकोड़े नहीं लगते, इन पर फफूंदी लगती है। ये गीला करने पर सिकुड़ जाता है अथवा हल्का प्रेस करने पर सही हो जाता है। फफूंदी इस पर लग जाती है अगर अच्छे से सूखे ना तो। जूट के तंतु। जूट की खेती सबसे ज़्यादा भारत में होती है। अभी कुछ देर पहले यही क्वेश्चन मेरे पास आया था। बांग्लादेश में पहले होता था लेकिन अब भारत हो गया। क्यों? क्योंकि अब भारत में 60% पूर्ति भारत कर रहा है, तो बचा तो 40% ही। 40% पूर्ति अलग से हो रही है। अब भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, तेज़ धूप में इसके तंतु खराब हो जाते हैं। जूट से क्या बनता है? जूट से बोरी, दरी, यही सब जूट से अधिकतर बनता है। खनिज धातु के तंतु। सोने चांदी, ये साड़ी वगैरह में लगाए जाते हैं, जैसे अमीर लोग पहनते हैं। हम लोग के बस की बात नहीं है, हम लोग इसको पहन नहीं सकते हैं। हमारे ख्याल से इस ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं शायद कोई पहन, मैं तो नहीं पहन सकती भाई। इसको अंबानी वाल पहन सकते हैं जिनकी साड़ियाँ 70 करोड़ 70 लाख में बिकती हैं। हमारी साड़ियाँ हम तो जो है 2000 की भी बड़ी मुश्किल से आ जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, एबेस्टस तंतु बता दिया। एबेस्टस तंतु के प्रकार। अग्निरोधक, सिनेमाघर, यहाँ सब के पर्दों वगैरह में लगते हैं। फिर कहाँ आ गया? कृत्रिम तंतु। कृत्रिम तंतु क्या है? रेयान है, नायलॉन है, टेरिलीन है, डेक्रान है, पॉलिस्टर है, सब है। नायलॉन मैंने पढ़ा दिया है पहले ही, उसको वॉइस नोट में जाकर आप सुन लेना। ग्रुप में मेरे है वॉइस नोट। जिसको नहीं मिलेगा मैं फिर से ग्रुप में ऐड हो जाना मेरे, मैं ग्रुप में आपको वॉइस नोट दोबारा प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने नायलॉन, डेक्रान दोनों पढ़ा रखा है, यानी टेरिलीन दोनों पढ़ा रखा है। पॉलिस्टर नहीं पढ़ा है, मैं पॉलिस्टर भी पढ़ा दूंगी। नहीं, शायद मैंने पॉलिस्टर पढ़ा दिया है। मैंने पॉलिस्टर पढ़ा दिया है, मैं वो नहीं पढ़ा पाई हूँ। टेरी कार्ट नहीं पढ़ा पाई, मैं टेरी कार्ट पढ़ाने वाली हूँ। या मैं उसको इस पर ही डालूँगी, यूट्यूब पर ही डालूँगी, क्योंकि वहाँ से समस्या आती है कि मेमोरी फुल हो जाती है, इसलिए मैं इस पर ही कोशिश करूँगी, यहीं से डालूँगी। ठीक ना? वस्त्रों का मानव के लिए महत्व सबको पता है। शरीर की सुरक्षा, व्यक्तित्व को विकास देता है, अच्छा करता है। शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इस अनुसार से कपड़े को पहनना जरूरी है, नहीं तो धूप में, हवा में, ठंडक में हमारे शरीर में
वो क्षमता नहीं रह जाएगी जो सहने की क्षमता है। ठीक, अब वस्त्रों की सबसे इकाई तंतु छोटी तंतु होती है। ऊन तथा रेशम तंतु जंतुओं से प्राप्त होता है। जूट की खेती सबसे ज़्यादा भारत में होती है। जूट के पौधे की लंबाई 4 मीटर, ये भी क्वेरी था। तो बहनों ये जान लो कि जूट क्या है, क्या बोलते हैं, 9 से 12 फीट बोलते हैं। तो 1 फीट में 3.25 3.2 या 3.3 इंचेज आते हैं। 1 मीटर में 3.2 फीट या 3.3 फीट आते हैं। तो 3 चौक 12 होते हैं। तो कहीं भी अगर आता है तो 3 मीटर आता है तो भी लगा सकते हैं, 4 मीटर आता है तो भी लगा सकते हैं। बिल्कुल एकदम से एक चीज़ पकड़ के नहीं चलो। अगर मान लो 3 और 4 2 आ जाता तो 3 लगा देना, ठीक है। लेकिन 3 से 4 तो 3 से 4 चला जाएगा, लेकिन 3 ना होकर 4 चला जाता है तो 4 लगा दिए, नहीं कि सोचो कहाँ क्या लगाऊं, ठीक है। लेकिन 4 करीब करीब पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये चैप्टर मैंने पूरा कर दिया है। मैंने इसकी पिक्स भी डाल दिए हैं टेलीग्राम पर, आप देख लेना जाकर। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता होगा तो मैं व्हाट्सएप पे वो भी लिंक दे दूँगी। अब मेरे ख्याल से ये चैप्टर मैंने ये बुक का चैप्टर समझा दिया। इसमें इस चैप्टर में जो समस्या कमी होगी वो बताना, ठीक है। चलो, ओके, बाय।